जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंतर्गत आज अपने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों की, थ्योरीज की बात करेंगे। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो वो समय था 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी आज से 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब अपने बात करते हैं इससे संबंधित सिद्धांतों की। अगर इससे संबंधित अपने सिद्धांतों की बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों को परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत यानी कि परिकल्पना, यानी कि कल्पना की गई है। विद्वानों ने अनुमान या अंदाजा लगाया है कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। कोई अपने पास सटीक जानकारी नहीं है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी। सभी विद्वानों ने है वो कल्पना या परिकल्पना की है। तो इसमें अगर प्रमुख परिकल्पनाओं की बात करें तो सबसे पहली जो परिकल्पना थी वो थी वायव्य राशि परिकल्पना। दूसरी जो परिकल्पना थी वो थी निहारिका परिकल्पना। तीसरी जो परिकल्पना थी वो थी ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना के बाद में जो अगली परिकल्पना आई वो थी ज्वारीय परिकल्पना। और इसके बाद की जो परिकल्पना थी वो थी अंतरतारक धुल्ली परिकल्पना। ये प्रमुख परिकल्पनाएं हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अपने इन परिकल्पनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वायव्य राशि परिकल्पना की। वायव्य राशि परिकल्पना की अगर बात करें तो वायव्य राशि परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था उस विद्वान का नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी और इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो वायव्य राशि परिकल्पना के अंतर्गत इन्होंने बताया कि अपना जो ब्रह्मांड है जो पहले से मौजूद था, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई एक आद्य पदार्थ था। आद्य पदार्थ था यानी पहले से आद्य पदार्थ है वो मौजूद था। आद्य पदार्थ के अंदर बहुत सारे कण थे। अब अगर उन कणों की बात करें तो ये जो इसके अंदर कण है, ये कण उसने बताया कि सूक्ष्म थे यानी छोटे छोटे कण थे। दूसरी विशेषता, ये कण स्थिर थे यानी किसी प्रकार की इनमें कोई
हलचल नहीं थी, ये स्टेबल अवस्था के अंदर थे। और तीसरी, ये कण ठंडे थे, यानी कि आद्य पदार्थ के अंदर जो कण थे, जिन कणों से आद्य पदार्थ बना था, वो कण सूक्ष्म, स्थिर और ठंडे थे। अब क्या है कि इन्होंने इसके अंदर एक बात और बताई कि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी था, यानी इन कणों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था, लेकिन वो बल पहले अपना कार्य नहीं कर रहा था, और उस टाइम के अंदर ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो अचानक अपना कार्य करना शुरू कर देता है। गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को, पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना। अब क्या हुआ, उस समय इनके कण है वो आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगे। अब एक दूसरे की तरफ जब कण आए तो आपस में टकराने लगे। अब टकराने के कारण, यानी जो स्थिरता थी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिशीलता में बदल गई। कण है वो गतिशील हो गए। अब जैसे ही टकराए तो टकराने के कारण, संगठन की प्रक्रिया के कारण उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ठंडे की जगह वो कण गर्म होने लगे, जिसके कारण आद्य पदार्थ में भी ऊर्जा उत्पन्न हुई और आद्य पदार्थ गर्म होने लगा। गर्म होते होते इसके तापमान में वृद्धि होती रही। अब उसके बाद इसने बताया कि अरबों वर्ष बाद में यह आद्य पदार्थ का केंद्रीय भाग है वो तो गर्म रहा, लेकिन ऊपर का भाग है वो ठंडा होने लगा। अब ऊपर का भाग जब ठंडा हो गया, नीचे का भाग गर्म हुआ, तो ऊपर की परत है उसमें चटकने पड़ गई और यह ऊपर वाली से अलग हो गई। अब इसमें एक परत अलग होती रही, दूसरी अलग हुई, तीसरी अलग हुई। इसने बताया कि धीरे धीरे इससे 7 छल्ले अलग हुए। 7 छल्ले अलग हुए, उन 7 छल्लों से ग्रह बने। उन्हीं में से अपना एक ग्रह था पृथ्वी, और बीच का जो इसका कोर या करोड़ भाग था उससे सूर्य बना, यानी बीच का भाग सूर्य रह गया, और 7 छल्लों से 7 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जिस टाइम के अंदर इमैनुअल कांट ने अपना सिद्धांत दिया था, उस टाइम के अंदर 7 ग्रहों के बारे में ही जानकारी थी। अरुण और वरुण की खोज, यानी बाकी के जो वरुण और प्लूटो की खोज है वो बाद में हुई थी। तो वरुण और प्लूटो की खोज से पहले इन्होंने 7 बताए थे, बाद में अपने इन्होंने सिद्धांत में परिवर्तन करके इन 7 छल्लों की जगह 9 छल्लों को बताया। तो इस प्रकार से इमैनुअल कांट ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति में आद्य पदार्थ का बड़ा योगदान था। इसके बाद में क्या हुआ, इस सिद्धांत की आलोचना हो गई, और इस सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप विद्वान थे लाप्लास। लाप्लास ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया या परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना के प्रस्तुत करता थे लाप्लास, और लाप्लास फ्रांस के थे। इमैनुअल कांट है जर्मनी के थे, और फ्रांस है वो जर्मनी का पड़ोसी देश है, लाप्लास वहां के थे। इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना की आलोचना की, और आलोचना के फलस्वरूप अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है।
निहारिका परिकल्पना सिद्धांत के अनुसार लाप्लास ने वायवव राशि परिकल्पना में सुधार किया। इन्होंने बताया कि जो आद्य पदार्थ था, इस आद्य पदार्थ को उन्होंने निहारिका नाम दिया। उन्होंने बताया कि आद्य पदार्थ रूपी निहारिका है जो तप्त गैस रूपी एक पिंड था, एक विशाल बादल जैसा था, यानी कि जिसे इमैनुअल कांट ने ठंडा बताया था उसे लाप्लास ने तप्त यानी गर्म बताया है और इसने इसे निहारिका नाम दिया है। इन्होंने बताया कि यह जो निहारिका है यह बहुत बड़ी थी। इसका इन्होंने व्यास बताया। इन्होंने बताया कि यह 9 अरब 50 करोड़ किलोमीटर व्यास वाली निहारिका थी। 9 अरब 50 किलोमीटर व्यास वाली बहुत बड़ी निहारिका थी जो लगातार गतिशील थी। अब यह लगातार गति करती जा रही थी। इसके अंदर तप्त यानी कि ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। अपकेंद्रीय बल वह बल जो अपने पदार्थों को बाहर की ओर धकेलने का कार्य करता है, लेकिन वह पदार्थ अंदर ही रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल से वह पदार्थ जुड़ा हुआ था। दोनों बल है वो आपस में एक समान बल लगा रहे थे। अब धीरे धीरे यह लगातार घूमती भी जा रही थी। तो कालांतर के अंदर क्या हुआ कि इस आद्य पदार्थ या निहारिका के केंद्रीय भाग के अंदर यानी ऊपर का भाग है वो ठंडा होने लगा, बीच वाला भाग अभी भी गर्म था। तो ऊपर का भाग ठंडा होने के कारण यह सिकुड़ने लगा, यानी कि इसके आयतन में कमी आई। इसके आयतन में जब कमी आ गई तो उस कमी के कारण बीच वाला भाग तो गर्म रह गया, ऊपर वाला भाग जो ठंडा था, आयतन में कमी के कारण एक तो इसकी गति बढ़ गई, ऊपर का भाग ठंडा होने के कारण यह इससे अलग होने लगा, एक वलयाकार छल्ले के रूप में इससे अलग हो गया और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यानी जो अपना ये आद्य पदार्थ था, इसके केंद्रीय भाग के अंदर तो सूर्य बच गया और एक छल्ला इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब इस वलयाकार छल्ले के बाद में 9 टुकड़े अलग हो गए और उन्हीं 9 टुकड़ों से 9 ग्रहों का जन्म हुआ। इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि जब गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल में असमानता उत्पन्न हो गई तो यह ऊपर का वलयाकार छल्ला इससे अलग हुआ और बाद में इससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना हो गई कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो नहीं हुई है। इस सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप जो अगली परिकल्पना आई उसे ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना को जो प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे वो 2 थे। एक का नाम था चेम्बरलिन और दूसरा था मोल्टन। चेम्बरलिन और मोल्टन ने जो अपनी परिकल्पना है वो 1904 में प्रस्तुत की थी। कई बुकों के अंदर यह समय 1900 भी आता है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि अपना जो तारा है यानी कि सूर्य है
उस टाइम के अंदर अरबों वर्ष पहले एक तारा है वो इसके पास से गुजरा, इसके पास से गुजरा। वह तारा जब इसके पास से गुजरा तो इससे सिगार की आकृति का एक पदार्थ है वो अलग हो गया। सिगार की आकृति का कुछ पदार्थ है उसने आकर्षित किया, जिसके कारण यह पदार्थ अलग हो गया। इस पदार्थ को इन्होंने फिलामेंट नाम दिया। यह पदार्थ इससे अलग हो गया और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कालांतर में इसके 9 टुकड़े हुए जो 9 ग्रह बने और आज का जो पृथ्वी है वो इसी का कारण बना था। तो बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना हो गई कि इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी आलोचना के फल स्वरूप जो अगला सिद्धांत आया या परिकल्पना आई, चौथी परिकल्पना, वो थी ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान थे वो थे जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स है वो ब्रिटेन के थे। जेम्स जीन्स ने अपना यह सिद्धांत 1916 में प्रस्तुत किया। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना वाले सिद्धांत में थोड़ा बदलाव कर दिया। इन्होंने भी द्वैतारक परिकल्पना ही बताई कि एक अपना सूर्य है वो एक तारा था और इससे कई गुना बड़ा एक विशाल तारा, एक विशाल तारा यानी स्टार है वो इसके पास से गुजरा। तो इसने बताया कि जब यह थोड़ी दूरी पर था, अगर यह बड़ा था तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था। कोई भी पिंड छोटा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और बड़ा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो यह सूर्य से कई गुना बड़ा था तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था। तो यह इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह तप्त और गर्म अवस्था में था तो इससे कुछ पदार्थ है वो अलग होने लगा। अब जैसे जैसे यह इसके नजदीक आया, पहले पदार्थ है वो पतले रूप में अलग हुआ। जैसे ही यह नजदीक आया तो उस पदार्थ का हिस्सा है वो चौड़ा होने लगा। यह भाग पतला रहा पहले वाला और बाद में बड़ा पदार्थ है वो, क्योंकि नजदीक आया तो बल ज्यादा लगा तो ज्यादा पदार्थ है वो बाहर निकलना शुरू हुआ। फिर जैसे ही यह थोड़ा आगे निकला, यह भी घूम रहा था तो यह पदार्थ पतला था फिर चौड़ा और लास्ट में फिर पतले रूप में बाहर निकला, क्योंकि आगे निकला ग्रेविटी इसकी जो कम हुई तो बाद में पदार्थ के निकलने की दर भी कम हो गई। पहले दर कम थी फिर ज्यादा हो गई फिर कम हो गई और यह तो आगे निकल गया। और यह पदार्थ जो फिलामेंट था वो क्या है कि बीच में से मोटा और किनारों पर पतला, इस प्रकार से पदार्थ है वो बाहर निकला। तो यह जो पदार्थ बाहर निकला कालांतर में इसी से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसने नई बात जो जोड़ी, बदलाव किया वो ये था कि आज भी अपने जो ग्रह देखते हैं यानी कि सूर्य से जैसे दूर जाते हैं तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें क्या है, सूर्य से जो पास वाला है वो छोटा है, दूर वाला छोटा है, बीच में जो ग्रह है वो बड़े हैं। यही इसने बताया था कि वो पदार्थ का जो निकलना था वो पहले कम और बाद में कम था। बीच में जब वो नजदीक था तारा तो पदार्थ ज्यादा निकला और उसी के फलस्वरूप बीच के ग्रह बड़े हैं और आसपास के जो ग्रह है वो छोटे हैं।
यानी कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ग्रह बड़े आ रहे हैं और उसके बाद वापस छोटे आ रहे हैं। तो जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ग्रहों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना हो गई और इसकी आलोचना के बाद में नई परिकल्पना प्रस्तुत की गई जिसे अंतर तारक धुल्ली परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अंतर तारक धुल्ली परिकल्पना। अंतर तारक धुल्ली परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले दो विद्वान थे। यह परिकल्पना 1950 में प्रस्तुत की गई और इसके प्रस्तुतकर्ता की बात करें तो एक तो थे ओटो श्मिड। ओटो श्मिड जर्मनी के थे और दूसरे थे कार्ल वाइजास्कर। कार्ल वाइजास्कर है वो रसिया यानी कि रूस के थे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर धूल के कण और गैसें जलवाष्प है वो पहले से विद्यमान या मौजूद थी। यानी कि धूल के कण, जलवाष्प और गैस। और गैस के अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है, दो प्रकार की गैसें हैं वो उस टाइम में सर्वाधिक मात्रा में थी। आज भी तारों के अंदर या अपने आंतरिक 4 ग्रहों को छोड़ दें तो बाहरी 4 जो जोवियन ग्रह है उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा है। सभी तारों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ही ज्यादा होती है। तो इन्होंने बताया कि जो अपना बहुत बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर ये कण मौजूद थे और उस समय के अंदर अपनी ये मान लो अपनी आकाश गंगा है, अपनी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो अपना जो सूर्य है वो इस आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के पास से गुजर रहा था। जब यह इसके पास से गुजर रहा था तो इसने क्या किया, इन धूल कणों को और इन गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी ये चारों ओर धूल के कण वगैरह थे और यह यहां से गुजर रहा था तो इसने इनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इसके चारों ओर संग्रहित हो गए और छोटे छोटे धूल के कण आपस में जब मिले तो इनसे ग्रहाणुओं का विकास हो गया। अब ये ग्रहाणु ही बाद में बड़े टुकड़ों के रूप में जुड़ते गए और इन्हीं से बाद में ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने ये अलग अलग सिद्धांत बताए थे। बाद में इन सिद्धांतों को यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति को छोड़कर विद्वान या भूगोलवेत्ता है या वैज्ञानिक है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विचार करने लगे। उनका मानना था कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य मिल गया तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपने आप जानकारी मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।